वेलकम बैक। यू आर वाचिंग द बे स्ट्रीट व्यू एंड आई एम योर होस्ट आरिफ शेख। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज हम RRSP के हवाले से बात करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का एक ट्रेंड है कि हम इसमें आपको जो कैनेडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी किसी एक सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में आसान लफ्ज़ों में, आम फहम अल्फाज में वो मालूमात आप तक पहुँचाते हैं जिनसे अमूमन आप घबराए हुए होते हैं बड़े बड़े लफ्ज़ सुन के। मुमकिन है वो आपके काम भी आए, मुमकिन है उसका आपको बेनिफिट भी मिलता हो, लेकिन चूंकि आपके पास नॉलेज नहीं होती या आप दाएं बाएं से छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं उसकी वजह से आप डिसीजन नहीं कर पा रहे होते। पिछले हफ्ते हमने TFSA के हवाले से बात की थी, आज मैं RRSP के हवाले से बात करूँगा। RRSP है क्या, इसकी किसको ज़रूरत होती है, ये कैसे काम करती है, रजिस्टर प्लान क्यों कहते हैं, रजिस्टर प्लान क्या होता है, तो मैं उस हवाले से आज बात करूँगा। इसमें से पहले आप R को हटा दीजिए, सिर्फ इसको आखिरी जो दो लफ्ज़ हैं SP सेविंग प्लान जो है वो सामने रख लीजिए। आप किसी भी चीज़ के लिए सेविंग प्लान बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने शूज़ खरीदने तो आप एक अपना बना लीजिए सेविंग प्लान फॉर शूज़, और यह उसका नाम रख लीजिए शूज़ सेविंग प्लान। इसका मतलब ये है कि आप हर हफ्ते, हर महीने, हर पे चेक पर $10 जमा करेंगे कि मैं इससे शूज़ खरीदना चाहता हूँ। आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, बैक होम जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बैक होम विजिट सेविंग प्लान। तो सेविंग प्लान कुछ भी हो सकता है। ये आपने कुछ पैसे जमा करने और उनका किस मकसद के लिए जमा किया जा रहा है वो नाम उसके साथ आप लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि सेविंग प्लान, उससे पहले एक लफ्ज़ लगा दिया रिटायरमेंट। आने वाले प्रोग्राम्स में मैं इसी जो सेविंग प्लान है इसकी 2-3 और एग्जाम के बारे में भी बात करूँगा, जहाँ पर हम एजुकेशन सेविंग प्लान्स की बात करेंगे और हम डिसेबिलिटी सेविंग प्लान्स की बात करेंगे। आज हम रिटायरमेंट सेविंग प्लान की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शख्स अपने रिटायरमेंट के लिए एक सेविंग प्लान बनाता है। वो कोई भी बना सकता है। आप अपने पैसों में से, अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से आप $500, $200, एनी अमाउंट एवरी मंथ आप अलहदा रखना शुरू कर दें। अब यहाँ पर वो अलहदा कहाँ रखेंगे आप? वो आप अपने घर में रख सकते हैं, वो आप अपने सूटकेस में रख सकते हैं, पैसे तकिए के नीचे रख दीजिए। सेविंग प्लान कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो ये पैसा मेरी मदद करेगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में, कनाडा जैसे ममालिक में, इसके लिए गवर्नमेंट फिर आपकी मदद के लिए आती है। अब वो ज़माने चले गए कि आपने सूटकेस में पैसे रखे, ब्रीफकेस में पैसे रखे या तकिए के नीचे पैसे रखे। अब आप बैंक में पैसे रखते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में पैसे रखते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स के पास पैसे रखते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि इस अकाउंट को या इस प्लान को शुरू करने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ रजिस्टर करवा दीजिए। आप जैसे ही किसी प्लान को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ रजिस्टर करवाते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको बेनिफिट देती है। और आने वाले प्रोग्राम में आज जैसे मैं आपको RRSP की बात कर रहा हूँ तो उस पर गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है, एजुकेशन में क्या बेनिफिट देती है और डिसेबिलिटी में क्या बेनिफिट देती है, वो हर तीनों में डिफरेंट है और आने वाले प्रोग्राम में इस पर जिक्र करूँगा। आज हम रिटायरमेंट के बताते हैं कि आपने किस तरीके से अकाउंट खोला। इसका आगाज़ 1957 में हुआ और उस ज़माने में इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो $2,500 थी और आपकी सैलरी का जो आपकी अर्न इनकम है, सैलरी का वर्ड यहाँ पे सही नहीं है, अर्न इनकम जो है उसका 10% आप अपने RRSP में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। अब ये मैं 1957 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने $20,000 की अर्न इनकम की। अब अर्न इनकम क्या है? सैलरी जो आपको पे मिलती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम कह देते हैं उसको। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप खुद बिजनेस करते हैं और वहाँ से आपको जो इनकम हुई, रेंटल इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शंस, ग्रॉस रेंटल नहीं बल्कि नेट इनकम जो है। इसी तरीके से और कुछ 2-4 इनकम्स हैं, वो सब इसमें शामिल होने के बाद इस टोटल इनकम की एक परसेंटेज जो है वो आप RRSP में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें जब 1957 में जब इस प्लान को शुरू किया गया तो उसकी जो अमाउंट था वो $2,500 और 10% ऑफ ईयर इनकम विच एवर इज लोअर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी $20,000 की अर्न इनकम है, उसका 10% बनता है $2,000, तो $2,000 आप अपने RRSP में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 2,500 नहीं, 2,000 ओनली, नॉट 2,500। यहाँ मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वो आपकी लिमिट है।
लेकिन अगर आपने $30,000 की इनकम की, उसका 10% बनता है 30,000 का $3,000, लेकिन जो लिमिट है वो 2,500 है, तो इस सूरत में आपको 2,500 की लिमिट मिल जाएगी। ये काम कैसे करता है? आप आने वाले सालों में जैसे जैसे साल आगे बढ़ते चलेंगे तो फिर ये इसकी जो लिमिट थी वो तब्दील होती चलेगी, और तब्दील होते होते आज की पोजीशन ये है, अगर मैं आज की बात करूं 2016 के अंदर इसकी जो लिमिट है वो $25,370 है, और ये 18% ऑफ योर अर्न इनकम, अगेन विच एवर इज लोअर। अगर आपने $100,000 की इनकम की है, उसका 18% जो है वो $18,000 बनता है, तो $18,000 आपकी 2016 की RRSP लिमिट है, जो कि मैक्सिमम जा सकती है $25,370 पे। ये काम कैसे करती है? तो आपने एक अकाउंट खोलना है जिसको आप अपना RRSP अकाउंट खोलते हैं। ये RRSP अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं आप? ये RRSP अकाउंट आप बैंक में खोल सकते हैं। जब आप बैंक में खोलते हैं तो वहाँ पर GICs में आप लेके जा सकते हैं पैसे को। GIC तमाम बैंक सेल करते हैं, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी सेल करती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सेग्रीगेटेड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन किसी भी जगह पर ऐसा कोई भी इदारा जो कि गवर्नमेंट की जानिब से RRSP के अकाउंट को मैनेज करने का उसके पास राइट है और एलिजिबिलिटी है, वहाँ पर आप ये अकाउंट खोलते हैं और उसमें अपना पैसा जमा करवा देते हैं। ये पैसा जो है ये बेसिकली आपकी अर्न मनी है, आपने एक अकाउंट खोला, उसमें जमा करवा दिए, और ये जो अमाउंट है अप टू द लिमिट आपने इनकम में से कम कर देते। तो मिसाल के तौर पे आपकी अर्न इनकम $100,000 है, $20,000 का आपने एक RRSP अकाउंट म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ खोल लिया, तो आपकी जो अर्न इनकम है उसमें से $20,000 लेस हो जाएंगे, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो $80,000 रह जाएगी। लेकिन ये पैसा आप किसी को दे नहीं रहे, ये पैसा आप सिंपली एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि दो लोग ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने जा रहे हैं, एक बाप है और बेटा है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, और उन दोनों के पास 25 kg के वेट की गुंजाइश है। बेटे के पास कम अगर सामान है तो जो फादर है उसने अपना जो वेट है वो बेटे के सामान में डाल दिया, तो बेसिकली वो सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, दोनों पे आपकी एक्सेस है, लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिल गया कि आप एक्सेस बैगेज पे किए बगैर वो सामान लेके चले जाते हैं। RRSP में क्या हुआ कि आपने अपना एक अकाउंट खोला, जो बैंक में खोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी में खोल सकते हैं जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो सेग्रीगेटेड फंड बेचती है, या स्टॉक ब्रोकर जहाँ पर आप स्टॉक्स और ऑप्शंस में जाके डील करते हैं, यहाँ पर जाके अपने अकाउंट खोला, उसमें आपने अपने पैसे डाले। गोल ये होगा कि आप सेविंग करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 है वो जब सेविंग हो रही है तो उस पर ग्रोथ भी हो, ताकि कल को वो पैसा आपके काम आ जाए। कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि ये पैसा आप 65 ईयर की एज से पहले नहीं निकाल सकते। बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट। लोग समझते हैं कि अगर मैंने RRSP में पैसे डाल दिए तो मैं निकाल नहीं सकता। आप इस पैसे को जब ज़रूरत पड़े आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। जब आप ये पैसा अपनी इनकम में से निकालते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं RRSP में, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और जब आप अपने RRSP से इसको विड्रॉ करेंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। क्यों कहा जाता है इसको रिटायरमेंट? क्योंकि रिटायरमेंट पे अब आपकी रेगुलर इनकम बंद हो चुकी होती है, आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में चले गए होते हैं। तो जब आप रिटायरमेंट के वजह पैसे निकालते हैं तो आप कम जैसे जैसे पैसे निकालते हैं तो आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में जाके आप इसके ऊपर अपनी जो टैक्स है वो दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसकॉन्सेप्ट है जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती है? मैंने आपको बताया कि आपने म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोल लिया, GICs में, सेग्रीगेटेड फंड में। गोल वही है कि इसकी ग्रोथ होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में आपके ये काम आ सके, नंबर 1। नंबर 2, विड्रॉवल एनी टाइम कर सकते हैं आप। अगर $5,000 तक अमाउंट अपने RRSP में से निकालेंगे तो उसके ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स है, जो कि आप अपने एनुअल टैक्स रिटर्न में जाके फिर एडजस्ट कर लेते हैं। 5,000 से लेकर 15,000, 5,001 से लेकर 15,000 तक जब RRSP में से पैसे विड्रॉ करेंगे तो उस सूरत में आपको 15% विद होल्डिंग, 10% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है।
10% के बाद आप 20% पे जाते हैं और उससे ऊपर जाएंगे, 15,000 से ऊपर जाएंगे, तो फिर आपको 30% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगेन विद होल्डिंग टैक्स वैसे ही काम करता है जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट पे जब आप जाते हैं, काम करते हैं और वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर जो टैक्स काटता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो वापस आ जाते हैं, कम दिए हैं तो आपको और देने पड़ते हैं। विद होल्डिंग टैक्स भी आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा होता है। RRSP कंट्रीब्यूशन है क्या या उसकी लिमिट क्यों बनाई जाती है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसकी लिमिट जो है वो हर साल आपकी से इनकम से अर्न इनकम से ड्राइव होगी, 18% होनी चाहिए या मैक्सिमम अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इन्फ्लेशन रेट को सामने रख के आपके लिए बनाती है। और वो जो इन्फ्लेशन रेट है उस इन्फ्लेशन रेट के ऊपर इस साल का जो था वो 25,370 है। RRSP को कंट्रीब्यूट करने का बेहतर तरीका ये होता है कि आपने किसी एडवाइज़र से बात करें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हर साल टैक्स में दे देते हैं, क्योंकि उनको RRSP की कंट्रीब्यूशन का सही अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए वो इस एडवांटेज को ले नहीं रहे होते। पिछले 7-8 सालों में बहुत सारे क्लाइंट ऐसे मेरे तक पहुँचे, जिन क्लाइंट के साथ मैंने बात की कि हमने ओवर द पीरियड उनको इस बात की एजुकेशन दी कि आप किस तरीके से RRSP में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें भी आती हैं, इसकी डेडलाइन है, इसमें स्पाउसल RRSP है, इन सब चीज़ों पे भी मैं आगे जाके बात करूँगा। लेकिन अगर आप अर्न इनकम की तरफ आते हैं, अच्छे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो फिर RRSP कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, नंबर 1। और नंबर 2 ये है, इस मिसकॉन्सेप्ट को निकाल दीजिए कि अगर आपने RRSP में पैसे कंट्रीब्यूट किए तो वो सिर्फ रिटायरमेंट पे ही निकालेंगे। दिस इज़ योर मनी, ये आपके एक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, एट एनी टाइम आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो RRSP डेडलाइंस क्या होती हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, स्पाउसल RRSP किसे कहते हैं, वो कैसे काम करती है, इनकम स्प्लिट किसे कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद आरिफ।